हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जो मेंढक और मेंढक की जो बाह्य आकारिकी थी उसको पूरा डिटेल से पढ़ा है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंढक की आंतरिक आकारिकी, यानी उसके अंदर जितने भी तंत्र होते हैं, अंग मिला के तंत्र बनाते हैं। तो जितने भी तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, ये यानी सर्कुलेशन वाला, जनन तंत्र, और ये सब हम पूरा इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मेंढक में भी लगभग अपने जैसा ही होता है, सारे जो तंत्र का अपने जैसे काम करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। आंतरिक आकारिकी। आंतरिक आकारिकी क्या होता है, यानी आकारिकी का मतलब मोर्फोलॉजी। आंतरिक यानी अंदर वाली, अंदर मेंढक के अंदर मतलब क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसके जो तंत्र काम करते हैं, उसको पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो मेंढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र, ये सब पूर्ण अच्छी तरह परिवर्धित संरचनाओं एवं कार्यों युक्त होते हैं, यानी ये सब पूर्ण विकसित होते हैं। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। पर सबसे पहले हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे मेंढक का। तो पाचन तंत्र में क्या होता है, पाचन ग्रंथियाँ और आहार नाल। पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, यकृत और अग्नाशय हो गया। यकृत यानी लीवर, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। तो यकृत पित्तरस का स्रावन करता है और अग्नाशय यहाँ पे अग्नाशयी रस का स्रावन करता है। ये उसके भोजन को पचाते हैं, उसमें उसके पचाने में उसको हेल्प करते हैं। अब आहार नाल में क्या होता है, आहार नाल में मतलब भोजन कैसे मुख के द्वारा लिया जाता है, मेंढक खाता है, जीभ के थ्रू उसका शिकार करता है। और मेंढक की जीभ होती है, हमने पढ़ा था कि मेंढक की जीभ द्विपालित जीभ होती है, बाइलोब्ड टंग होती है मेंढक में। मुख के बाद में भोजन जाता है मुख गुहिका में, यानी ओरल केविटी में। उसके बाद में ग्रसनी में जाएगा, उसके बाद ग्रसिका यानी इसोफेगस में, उसके बाद आमाशय में जाएगा, उसके बाद ग्रहणी में यानी ड्यूडेनम में, फिर शुद्रांत्र इलियम में, मलाशय में जाएगा रेक्टम में। उसके बाद में यहाँ पे रेक्टम के बाद में इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा है जो है कि क्लोअका यानी अवस्कर होता है, और अवस्कर के बाद में अवस्कर द्वार होता है, जहाँ से जो अपशिष्ट होता है, बचा हुआ अनवांटेड चीज़ें, वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया जाता है। आंतरिक आकारिकी में हम देखते हैं कि मेंढक खाता क्या है। तो मेंढक खाता क्या है, हमें पता है कि मेंढक जो कीड़े मकोड़े ही खाता है। तो मेंढक क्या हुआ, मांसाहारी होता है। तो मेंढक मांसाहारी है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। जो मतलब जानवर मांसाहारी होते हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है लंबाई में, और जो मतलब शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, उनकी आहार नाल मतलब आहार नाल उनकी मांसाहारी से थोड़ी बड़ी होगी। जैसे हम हुए मनुष्य, हम सर्वाहारी हैं, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो हमारी आहार नाल मांसाहारी वाले जीवों से थोड़ी बड़ी होती है, और जो मतलब घास खाते हैं जैसे जानवर होते हैं, तो उनकी आहार नाल सबसे लंबी होती है। इसका मुख गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ये फ्लो चार्ट के द्वारा आप ये पूरा समझ सकते हो। ग्रसिका एक छोटी नली है जो आमाशय में खुलती है। ग्रसिका क्या होती है कि छोटी नली है जो आमाशय में खुलती है, आमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट के द्वारा ही ये बताया गया है। डायग्राम आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे मुख दिखाने ये ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में ये आमाशय, आमाशय के बाद में ये आंत आ गई, फिर ये मलाशय, फिर ये अवस्कर, और यहाँ पे अवस्कर द्वार हो गए, यहाँ से अपशिष्ट बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें यकृत भी होता है। ये लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसको आप कट कर सकते हो, ये डबल रिपीट हो गया है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। यकृत ग्रंथि हमने पढ़ी थी कि लीवर क्या करता है, यहाँ पे पित्त रस का स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। शॉर्ट में आप यहाँ पे देख लो कि यकृत क्या करता है, वो पाइल जूस यानी पित्तरस का स्रावित करता है, जिसमें एंजाइम नहीं होते, ये वसा के पाचन के लिए सहायक होता है। और जो अग्नाशय होता है वो अग्नाशय रस का स्रावित करता है, यानी पेनक्रेटिक जूस का। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये इन सब का पाचन करता है।
जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। अग्नाशय पाचक ग्रंथि है जो अग्नाशय रस का स्रावित करते हैं और जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेंढक अपनी द्विपाली जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेंढक में द्विपाली जीभ पाई जाती है। जैसे सांप में होती है उसी टाइप से मेंढक में भी द्विपाली जीभ पाई जाती है। उसी से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। आमाशय में क्या होता है, जैसे मनुष्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, साथ में पाचन एंजाइम भी होते हैं वहाँ पे, उसके द्वारा इसके भोजन का पाचन किया जाता है। अर्धपाचित भोजन को कायम कहते हैं। आमाशय में जितना पाचन हो जाता है उसके बाद में भोजन होता है वो आगे जाता है तो उसको हम कायम बोलते हैं। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अर्धपाचित भोजन को मेंढक में कायम बोला जाता है। जो आमाशय से ग्रहणी में जाता है, ये आमाशय से आगे यहाँ पे ग्रहणी में जाएगा, आमाशय से ग्रहणी में जाएगा। ग्रहणी है यहाँ पे, तो ग्रहणी है यहाँ से पित्ताशय से पित्तरस लेगी और अग्नाशय से अग्नाशय रस लेगी और इसका आगे और पाचन करेगी। ये हमने पढ़ लिया है कि जो पित्ताशय होता है वो पित्तरस और अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया कहाँ पे होती है? आंत में। पाचित भोजन आंत के अंदर सूक्ष्मांकुर और अंकुर के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, यानी विलाई और माइक्रोविलाई के थ्रू ये और ज़्यादा अवशोषित कर लिया जाता है। उसमें से जो चीज़ें नीड होती है उनको अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी जो अपाचित भोजन होता है वो अवस्कर द्वार के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पूरा भोजन यहाँ से अवशोषित कर लिया जाएगा, जो नीडेड चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और बाकी जो अवस्कर द्वार में यहाँ पे अवस्कर में आके अवस्कर द्वार के थ्रू अपशिष्ट बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारा मेंढक का पाचन तंत्र हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि मेंढक में श्वसन कैसे होता है। तो मेंढक क्या रहता है, मतलब पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो दोनों जगह पे वो पानी और ज़मीन में जो श्वसन करता है वो अपनी त्वचा के द्वारा करता है और जल के अंदर भी त्वचा के द्वारा वो श्वसन करता है। तो इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। कैसे होता है त्वचा के द्वारा? कि विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है, जिससे जल के बाहर त्वचा विसरण, मुख गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन आदि अंगों का। जल के बाहर वो कैसे करेगा? जो फेफड़े, मुख गुहा और ये अंग है इनके द्वारा जल के बाहर श्वसन करेगा। फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन होएगा उसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। त्वचा के द्वारा होएगा तो इसको क्यूटिकल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एक चीज़ और आती है कि लार्वा होता है जिसको टेडपोल बोलते हैं मेंढक में, उसमें श्वसन होता है क्लोम के द्वारा। क्लोम या फिर गिल्स जिसे बोलते हैं, जिससे मछली श्वसन करती है, उसी टाइप से लार्वा इसके श्वसन करते हैं। वेस्ट के अंदर जल और गड्ढों में रहेगा ये, तो आर्द्र त्वचा के द्वारा करेगा, और जब ये बाहर होएगा ज़मीन पर तो आर्द्र त्वचा द्वारा भी करेगा, उसको त्वचीय श्वसन कहते हैं। फेफड़ों से करेगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, साथ में मुख ग्रसनी गुहा द्वारा भी कहते हैं, जिसको बक्कोफेरेंजियल कैविटी बोलते हैं, उसके थ्रू भी ये श्वसन करता है। अब देखते हैं कि मेंढक में फेफड़े कैसे होते हैं। तो डायग्राम में देख सकते हैं ये मेंढक के फेफड़े हैं, ये एक और ये गुलाबी कलर के ये लंबे अंडाकार फेफड़े हैं। ये पाए जाते हैं देह गुहा के वक्षीय भाग में। और वायु कैसे आती है? नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा और फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता और जो शीत निष्क्रियता होती है, यानी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में मेंढक त्वचा से ही श्वसन करता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक कैसे श्वसन करता है? तो वो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, त्वचीय श्वसन। अब देखते हैं कि मेंढक में सर्कुलेशन कैसे होती है, यानी उसका परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड सप्लाई उसमें कैसे होती है, तो वो देखते हैं। तो मेंढक का जो परिसंचरण तंत्र है वो सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसी का परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित होते हैं। मेंढक का हृदय 3 चेंबर में होता है, ये 1, 2 और ये 3, यानी 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 1 नीले होता है। ये राइट आलिंद हो गया और ये लेफ्ट, यानी दायां और बायां आलिंद, और नीचे सिर्फ एक ही नीले होता है। मनुष्य के अंदर यहाँ पे 4 चेंबर होते हैं, लेकिन मेंढक में ये सिर्फ 2 ही चेंबर होते हैं। यहाँ पे ये इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा आती है, इसके बीच में एक ये ऐसा कुछ बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं सीरा कोटर साइनस वेनोसस, और यहाँ पे एक बना हुआ होता है एक ऐसी संरचना जो इसमें एक्स्ट्रा है, तो उसे हम बोलते हैं धमनी शंकु या फिर साइनस वेनोसस। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि मेंढक में जो ऑक्सीजनेट
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं और उन्हीं के द्वारा वो श्वसन करते हैं। इसका जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है यानी रक्त वाला, वो किससे बना होता है? हृदय रक्तवाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बना होता है। जो लसिका तंत्र होता है वो लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है, मांसपेशियों से बनी हुई है, और त्रिकोष्ठीय 3 चेंबर मैंने बता दिए कौन कौन से हैं, जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। उसकी जो देह गुहा होती है उसके ऊपरी भाग में स्थित होता है। हृदय क्या होता है? ये पतली पारदर्शी झिल्ली यानी हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ये ढका रहता है। ह्यूमन में भी ये पेरिकार्डियम पाई जाती है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सीरा कोटर साइनस विनोसिस कहते हैं, हृदय के दाहिनी आलिंद से जुड़ा रहता है। ये हृदय का यहाँ पे दाहिनी आलिंद है, इसे सीरा कोटर बोलते हैं, इससे जुड़ा रहता है। हृदय के दाहिनी आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से ये रक्त प्राप्त करता है। ये यहाँ पे महाशिरा है, इससे ये रक्त प्राप्त करता है। जो हृदय के अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर थैलीनुमा संरचना धमनी शंकु होता है। ये यहाँ पे धमनी शंकु है, इसमें नीले वेंट्रिकल आगे खुलता है। इसमें ये जो नीले है वेंट्रिकल है ये इसमें खुलता है, और हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, इसलिए धमनी तंत्र करते हैं। हृदय से रक्त यहाँ पे धमनियाँ होती है उसके द्वारा पूरी बॉडी में भेजा जाता है, तो यहाँ पे जो धमनियों का तंत्र बना होता है उसे धमनी तंत्र कहते हैं। और यहाँ से जो ब्लड है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, तो इसके द्वारा भेजा जाएगा फेफड़ों में, तो वहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगा, उसे हम शिरा तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त, मैंने गलत बता दिया। यहाँ पे जो शिराएं आती है सभी रक्त हृदय में पहुँचाती है। सभी शिराएं यहाँ पे अपना तंत्र बना के पूरी बॉडी में फैले रहती है, पूरी बॉडी से रक्त लाती है और हृदय में पहुँचाती है। यहाँ पे इस संरचना के थ्रू यानी सीरा कोटर साइनस विनोसस है, यहाँ पे इसके थ्रू ये नीले में पहुँचाएगी। यहाँ पे पहले आलिंद में फिर नीले में पहुंचाएगी, यानी हृदय में पहुंचा रही है। तो इस संरचना के थ्रू जो ब्लड आता है पूरा शिराओं की जाल के थ्रू, तो उसे हम शिरा तंत्र कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो महाशिरा आ गई, दोनों इंफीरियर और सुपीरियर, ये यहाँ पे जो यहाँ पे सीरा कोटर साइनस विनोसस है, इसमें ब्लड आएगा, इसके द्वारा यहाँ पे राइट एट्रिया में आएगा यानी दायां आलिंद, उसमें आएगा। फिर यहाँ पे नीले के अंदर आएगा ब्लड, नीले के थ्रू यहाँ पे इस संरचना जिसको बोलते हैं धमनी शंकु, इसके द्वारा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में जाएगा। वहाँ पे जो रुधिर है वो शुद्ध होएगा, और वहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है उसके द्वारा ब्लड आएगा वापस लेफ्ट एट्रिया यानी बाएं आलिंद में। फिर यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हृदय में आएगा, यहाँ पे दोनों मिक्स हो जाते हैं और वापस ये धमनी शंकु के थ्रू ये यहाँ पे पूरी बॉडी में जाएगा। यहाँ पे जो महाधमनियाँ होती है, इसे ये महाधमनियों का तंत्र होता है धमनियों का, इसलिए इसको धमनी तंत्र बोलते हैं। यहाँ पे जो शिराओं का तंत्र होता है जिससे बॉडी से ब्लड आता है हृदय में, तो उसे हम शिरा तंत्र कहते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप वो पूरा डायग्राम समझ सकते हैं, इसमें नाम भी लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। शिरा तंत्र और धमनी तंत्र हमने पढ़ लिया। इसके बाद में मेंढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत और आंतों के मध्य, वृक्क और शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। निवाहिका तंत्र में क्या होता है? ऐसे नॉर्मल हम देखें सर्कुलेशन होता है तो वो हृदय और पूरी शरीर के बीच में होता है, लेकिन एक अंग से दूसरे अंग के बीच में अगर सर्कुलेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई शिराएं उसको ब्लड सप्लाई कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं निवाहिका तंत्र यानी पोर्टल सिस्टम। अगर ये यकृत और आंत के मध्य होता है तो उसे हम बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र। और अगर ये शरीर के निचले भागों के मध्य अगर ये यहाँ पे वृक्क के बीच में होता है यानी किडनी के थ्रू होता है, तो उसे हम बोलते हैं वृक्कीय निवाहिका तंत्र। अब इसका ब्लड कैसा होता है? तो रक्त, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ब्लड ये रहा यहाँ पे कि ब्लड में क्या होता है? रक्त इसका प्लाज्मा और ब्लड कोशिकाओं से, प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। ब्लड सेल में क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होती है? इसमें हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए। डब्ल्यूबीसी है वो सुरक्षा प्रदान करती है। प्लेटलेट्स यानी थक्का बनाने में मदद करती है। प्लाज्मा क्या होता है? इसमें जल होता है 90 से 92%, साथ में प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है।
इसमें एक अलग चीज़ ये है कि इसकी आरबीसी होती है जो उभयतल होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है और इसमें केंद्रक होता है। मनुष्य की आरबीसी में मैच्योर हो जाती है तो उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, लेकिन यहाँ पे केंद्रक उपस्थित होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसीका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन और लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती है। लसीका के अंदर प्रोटीन और लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती है। परिसंचरण के दौरान कुछ पोषक गैसों एवं जल को नियत स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है, यानी मायोजेनिक होता है। मसल्स के थ्रू इसमें पंपन क्रिया होती है, जैसा कि नॉर्मल हमारे हृदय में होती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी भी इसके तंत्र बाकी है अभी।